हेलो स्टूडेंट्स, आइए। तो आप लोग अभी पेपर देके आ चुके हैं अपने टैक्सेशन का। यस, डीटी और आईडीटी दोनों मिक्स पेपर ही होता है। तो उसके एमसीक्यूज जो आए हैं बेहद आसान आए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा ना बोलता रहा हूँ। ये बात तो जो पेपर दे करके आए हैं स्टूडेंट्स वो बता रहे हैं। हाँ, एक दो जगह पे जरूर कुछ उन्होंने शायद गड़बड़ी करी है, हो सकता है आपने करी कि नहीं करी। तो फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन we are going to discuss about the MCQs of direct taxation. Yes, CMA इंटर और उसका MCQ का पार्ट बहुत आसान है, इजी है। फटाफट से डिस्कस करते हैं। सेक्शन ए में अपने पास क्या क्या बोल रखा है देखते हैं। देखिए, मैं अगर बोलता हूं सबसे पहला है मिस्टर सुनील्स माइनर डॉटर अर्न 50,000 रुपीज फ्रॉम हर स्पेशल टैलेंट। अगर वो अपने खुद के टैलेंट के बेसिस पर अर्न कर रही है तो फिर इसका मतलब कहीं पे भी क्लबिंग होने वाली नहीं है। तो बता दीजिए क्लब कहां होगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट का डी है हमारे पास, इट विल नॉट बी क्लब, ये क्लब नहीं होगा। अच्छा, फिर बोल रहे हैं अपने को एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 in case of loss a partnership firm may claim deduction in respect of remuneration paid to the director to the extent of। पार्टनर को अगर घाटा है तो पार्टनर को कम से कम 1.5 लाख रुपए का तो अमाउंट एज अ रेम्यूनरेशन देंगे ही देंगे। तो 1.5 लाख रुपए तो देंगे, लेकिन एक पॉइंट क्या इधर दिया हुआ है वो जरूर ध्यान रखना। इसमें कैच क्या है कि 1.5 लाख रुपए और एक्चुअल रेम्यूनरेशन विच एवर इज लोअर। एक्चुअल रेम्यूनरेशन रिप्रेजेंटिंग की वो आपके यस पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। तो एज पर डीड और 1.5 लाख विच एवर इज लेस वो आपको अमाउंट मिल जाना है। तो इसका आंसर बी होगा। बी इज द करेक्ट आंसर। As per Income Tax Act 1961, as per Income Tax Act 1961, इनकम फ्रॉम सैपलिंग। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूं इसके रेस्पेक्ट में, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताई भी थी और नोट्स में लिखवाया भी था आपको। तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है सैपलिंग, छोटे पौधे, उनका अगर आप बिजनेस कर रहे हो उससे कोई इनकम जनरेट कर रहे हो तो यस, इनकम फ्रॉम सैपलिंग शेल बी कंसीडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। Exemption under section 54 of the Income Tax Act 1961, 54 कैपिटल गेन से रिलेट करता है। और 54 क्या कहता था? रेजिडेंशियल बेचो, रेजिडेंशियल हाउस ही खरीदो। रेजिडेंशियल बेचो, रेजिडेंशियल ही खरीदो, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको बताया था याद करने का तरीका कि भैया घर में कौन रहता है? इंसान, और इंसान या फिर परिवार। तो इसका मतलब क्या बोला था? इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ। तो सी इज दी correct answer. Nitin had bought a laptop for 50,000 rupees. 50,000 रुपए का लैपटॉप परचेज किया है on 1st April 2021 for his personal use. He started using this laptop for his business purposes only since 2nd May 2023. On that day, the market value of the laptop was 40,000. 40,000 रुपए का लैपटॉप की मार्केट वैल्यू बता रहे। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउबल टू हिम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, अज्यूमिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू बी 40%। कुछ मुश्किल बात ही नहीं है भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सर क्या ले, 50,000 ले या 40 ले या 50,000 में 21, 22, 23 का डेप्रिसिएशन लेस करके ले। देखो एक बात समझो, ये तो आ ही नहीं सकता कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है, बेकार बात है। डेप्रीसिएशन लेस करने का बात मतलब 2 साल का डेप्रीसिएशन 21, 22 और 22, 23 का डेप्रीसिएशन लेस करना का कॉन्सेप्ट सिर्फ बिल्डिंग के केस में ही था। नोशनल डेप्रीसिएशन और कहीं पे भी लेस नहीं होता है। तो फिर इसका मतलब अपन यहां पे वैल्यू क्या लेने वाले हैं? 50,000 और 50,000 का 40%। क्या बेटे, क्या 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 20,000 इज द अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, रेना, a resident individual files
all his income tax return on टाइम टू टाइम वो अपने रिटर्न भर रहा होगा। तो he has opted default tax regime अंडर सेक्शन 115 BAC, वो भी कर रहा होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू द फॉलोइंग सम्स इन कैश। ओहो 194N लगने वाला है, समझ में आ गई क्या बात? 194N कैश फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन्ड विद ABC बैंक। ABC बैंक इज नॉट अ कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 23 जून 1.5 करोड़ रुपए निकाले और 26 सितंबर 1 करोड़ रुपए निकाले, यानी टोटल इसने निकाल लिया कितना? 2.5 CR। ठीक है, 2.5 CR। तो बेटे मुझे और कुछ बोला ही नहीं इसमें, क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? देयर इज नो टैक्स TDS, नहीं, गलत बात है। लगेगा क्या? हाँ लगेगा। कितना परसेंट रेट थी? 2% की रेट थी। ठीक है, 2% की इसमें रेट दे रखी थी। क्लियर है क्या बात? वेरी गुड। तो ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ठीक करके आए हैं, इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं थी। ये लो, एज पर GST लॉ रेंटिंग ऑफ प्रेसिडेंट्स of a religious place meant for general public owned or managed by a charitable or religious trust 112 सॉरी 112 नहीं 12 यस चैरिटेबल का वही है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 शेल बी एग्जम्प्ट इफ। जीएसटी लॉ में बोल रहे हैं कि कितने की एग्जम्पशन मिलेगी, तो वहां पे 3 सिचुएशंस हो सकती है। अगर आप रूम रेंट की बात करते हो, या आप कोई शॉप वगैरह कोई कमर्शियल प्लेस की बात करते हो वो रेंट की, और या फिर आप कोई ओपन एरिया है या बैंक्वेट हॉल है या कोई लगन मंडप है, कोई कल्याण मंडप है, ये कई चीजें हैं, वो सब अगर आप किराए पर लेते हो तो क्या है। तो यस आओ देखते हैं, देखें जरा। रेंटिंग रूम्स में पर डे का सिस्टम था तो पर डे ही है। रूम्स में पर डे की बात थी तो पर डे ही है, और लेस देन 1000 रुपीज है, बिल्कुल करेक्ट है। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस एज पर मंथ है क्या? पर मंथ है, यस पर मंथ के बेसिस पर ही होता है, वो 10,000 से कम होना चाहिए। और रेंटिंग ऑफ प्रेमाइसेस, कम्युनिटी हॉल, कल्याण मंडप, ओपन एरिया कुछ भी हो, वो भी पर डे के बेसिस पर होता है, तो पर डे ही है, और लेस देन 10,000 है, तो क्या कहूंगा? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। 8वां है 8th, होटल ओनर प्रोवाइडेड अकोमोडेशन इन हरियाणा थ्रू इको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू दे रहे हैं। द होटल ओनर इज नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22(1) में रजिस्टर्ड के लिए नहीं है, तो फिर क्या बोल रहे? हु इज द पर्सन लाइबल टू पे GST इन दिस केस? बी, इको विल बी लाइबल टू पे टैक्स। ठीक है, the items which will be taxable both under current central excise law and the GST even after the implementation of GST लगने के बाद भी अभी ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिसपे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और GST लग रहा है? देखो इसमें कुछ कंफ्यूजन हुई बच्चों को, लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को, कंफ्यूज होने का कुछ चांस ही नहीं बनता था। मतलब आप सोचो जरा, मोटर स्पिरिट पे तो GST, ये बोल रहा है आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ GST, दोनों लग रहे हो, सेंट्रल एक्साइज भी लग रहा हो, GST भी लग रहा हो, दोनों लगने की बात है। तो एक बार बताओ, मोटर स्पिरिट पे तो GST लगता ही नहीं है, एल्कोहलिक लिकर पर भी नहीं लगता, ठीक है, नेचुरल गैस भी GST के एमिट से बाहर है, तो फिर बचा ही क्या? टोबैको। तो इस पे ही तो सेंट्रल और GST दोनों लगता है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और GST। ठीक है, अब बताओ ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या? उम्मीद ही नहीं थी कोई भी, लेकिन CMA वाले बोलते कि नहीं भाई पास हो जाओ पास। और क्या? एज पर GST लॉ टैक्स इनवॉइस शेल बी प्रिपेयर्ड इन
इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स में तो कितनी कॉपी बनती है? 3। पहली कॉपी कस्टमर यानी कि रेसिपिएंट की, दूसरी कॉपी ट्रांसपोर्टर की और तीसरी कॉपी सप्लायर की। और इन केस ऑफ सर्विसेज, तो सर्विसेज में 2 ही कॉपी होती है, एक रेसिपिएंट और एक सप्लायर। तो क्या होगा? ट्रिप्लिकेट एंड डुप्लीकेट। ठीक है। कस्टम्स एक्ट 1962, गुड्स आर सेम इन ऑल रेस्पेक्ट, तो सेम होते हैं सारे रेस्पेक्ट में, तो क्या बोलते हैं उनको? आइडेंटिकल गुड्स। ये थोड़ी ना हो सकते कोई, ये कुछ भी नहीं है। Maximum threshold limit for eligibility under the composition scheme for supplier of तो composition scheme के लिए तो 1.5 करोड़ का लिमिट है भाई, 1.5, कुछ के केस में 75 लाख है। ठीक है। मिस्टर प्रशांत works with ABC Limited as a senior manager since 1st April 2019. On 11 मई 2023, the company gave him cash gift of rupees 55,000 for his contribution in acquiring a new client. Which of the following statement is correct with respect to the GST law? GST law में employer-employee relationship exempted है, मतलब exempted बोलो तो not taxable, taxable ही नहीं है वो। ठीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है हमारे को, वो नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड होता है। लेकिन एक पॉइंट दे रखा था कि 50,000 रुपए से ज्यादा की अगर गिफ्ट है तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा। तो 50 से ज्यादा की गिफ्ट है लेकिन फिर पूरा ही है, तो पूरा ही है तो क्या बोल दिया अपने को? गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इज फुल्ली एग्जम्प्ट, नहीं, एग्जम्प्ट नहीं हो सकता। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इज फुल्ली टैक्सेबल अंडर द जीएसटी एज अमाउंट एक्सीड 50,000, क्योंकि 50 से ज्यादा हो जा रहा है। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर इज एग्जम्प्ट, नहीं हो सकता। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर इज फुल्ली टैक्सेबल, अमाउंट एक्सीड 25 की तो लिमिट ही नहीं है, तो कौन सा वाला आंसर होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ यार, कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? इंडियन कस्टम्स वाटर, यहां कुछ बच्चे गड़बड़ी करके आ गए। आप जब इंडियन कस्टम वाटर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहां वर्ड यूज किया हुआ उन्होंने, वाटर एक्सटेंडिंग इनटू द सी अप टू द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अंडर सेक्शन 7 ऑफ दी, वो बड़ा सारा एक्ट का नाम था ना वो, तो हम क्या कहेंगे उसको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर है बात? तो इंडियन कस्टम वाटर जो है वो यहां तक फैला हुआ है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे। And Nitesh, last. Nitesh, a composition dealer under the GST exceeded the specified turnover to be eligible for composition scheme for on 1st December 2023. Which of the following statement is correct in this respect? बेटे, अगर कोई भी पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम को क्रॉस कर जाए तो वो इमीडिएट इफेक्ट से क्या हो जाता है? एग्जिट कर जाता है, और कॉम्पोजिशन से एग्जिट करेगा और नॉर्मल टैक्स में कवर्ड हो जाएगा। अगर वो टर्न ओवर क्रॉस कर जाता है तो अगर वो टर्न ओवर क्रॉस कर जाता है तो इमीडिएट इफेक्ट से आएगा। तो 1 दिसंबर के दिन से ही उसको क्या करना पड़ेगा? यस ऑफ कोर्स, उसे रेगुलर स्कीम के अंदर टैक्स पे करना बनता है। तो क्या बोल रहे हैं अपने को? He has to intimate the income tax authority start paying tax under the regular scheme first day of the next financial year. गलत है। The permission granted to him is deemed to be withdrawn from the day his turnover crosses the specified limit and he shall be liable to pay tax under the regular scheme. ये deemed होता है, itself होता है, अपने आप ही होता है। तो 1st December 2023 will be the day when he has to pay tax on regular scheme, on the basis of regular scheme. तो yes, B is the correct answer. ये हो नहीं सकता 1st January and 1st April 2024, it's not possible. So the correct answer is B. ये most of the student ठीक करके आए हैं। So this is a very quick review of your MCQs. ठीक है, तो hope so आप सारे के सारे MCQs ठीक करके आए होंगे। नहीं करके आए हो तो चेक कर सकते हैं, इवैल्यूएट कीजिएगा क्या मार्क्स आ रहे हैं और क्या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? थैंक यू वेरी मच।